Dear student, today I will discuss the three orders related content. What types of changes take place in medieval Europe? From the 11th century, feudalism developed in England. In 6th century, the Angles and Saxons had settled in England. Name of the England is a variant of the Angel land. In the 11th century, Saxon king of England was defeated by the Duke of Normandy, William I, who crossed the English Channel with an army. In this way, he conquered England. He mapped the land and then distributed it into 180 way normal nobles who came with him. These lords become the main tenants of the king. The lords were expected to give the king military help. They also had to supply few knights to the king. That is why lords started to gift some of their own lands to the knights. In exchange, they were expected to serve the lord just as they in turn served the king, but they could not use knights for their private warfare. Anglo-Saxon peasants became tenants of different levels of landholders. In this way, feudalism developed in इंग्लैंड. इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं शताब्दी से हुआ. 6ठी शताब्दी में मध्य यूरोप में एंजल और सैक्सन लोग इंग्लैंड में आकर बस गए. इंग्लैंड देश का नाम एंजल लैंड का रूपांतरण है. 11वीं शताब्दी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम प्रथम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया और इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया. उसने देश की भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया. ये लॉर्ड राजा के मुख्य काश्तकार बन गए. इनमें राजा सैन्य सहायता प्राप्त करता था. इनसे वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य भी थे. इसलिए लॉर्ड नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे. बदले में वे उनसे उसी प्रकार की सेवा की आशा करते थे जैसी वे राजा की करते थे, परंतु वे अपने निजी युद्धों के लिए नाइटों का उपयोग नहीं कर सकते थे. एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए और इस प्रकार इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई. देयर वर टू क्लासेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास. अंडर द फ्यूडल सिस्टम, the ruling class consisted of big feudal lords who had been given land by king. They had distributed this land among knights. So the feudal lords and the knights were included in the ruling class. Peasants and slave peasants fell into the category of the ruled class. The slave peasants worked on land
and the feudal class spent their earning on luxurious way of life and mutual battles. No attention was paid towards welfare of the hard-working peasants. Trade flourished during the latter years of the medieval age. Consequently, a new class of traders developed. This class developed due to basic reasons. Demand of luxurious goods increased in Europe because of the Crusades. So many people began to trade in these goods. It greatly developed the traders class. Peasants began to exchange agricultural goods for non-agricultural goods. Due to development of agriculture, it also encouraged the development of the traders class. सामंती प्रथा के अंतर्गत सामाजिक संगठन के दो वर्ग थे, शासक वर्ग और शासित वर्ग। शासक वर्ग में बड़े बड़े सामंत थे जिन्हें राजा की ओर से भूमि मिली हुई थी। इस भूमि को उन्होंने नाइटों में बांट रखा था। इस प्रकार सामंत तथा नाइट शासक वर्ग के अंतर्गत आते थे। कृषक और दास कृषक शासित वर्ग में आते थे। दास कृषक भूमि पर काम करते थे और सामंत वर्ग उनके परिश्रम की कमाई को भोग विलास तथा आपसी लड़ाइयों में खर्च कर देते थे। बस परिश्रमी कृषकों के जीवन के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। मध्यकाल के अंतिम वर्षों में व्यापार ने बहुत उन्नति की। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि इस युग में नए वर्ग को जन्म दिया जिसे व्यापारिक वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके उदय के जो प्रमुख कारण हैं उसमें धर्म युद्ध प्रमुख है। धर्म युद्ध के कारण यूरोप में भोग विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिसके कारण बहुत से लोग इन वस्तुओं का व्यापार करने लगे। इससे व्यापारी वर्ग का काफ़ी विकास हुआ। कृषि के विकास के कारण कृषि की वस्तुओं का गैर कृषि वस्तुओं के साथ विनिमय करने की क्रिया प्रारंभ हुई। इससे भी व्यापारी वर्ग के विकास को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। एग्रीकल्चर वॉज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फ्यूडल सिस्टम। एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ अ विलेज was called a manor. There was a pasture in the manor where cattle were grazed. There was a factory in each manor. There was lack of individual initiative. Invention of new methods were not encouraged. The king's authority was decentralized because of feudalism, and the powers were divided between the king and feudal lords. The king had no contact with common people. The feudal lords did not worry about the welfare of the people. They were entangled in mutual battles which destroyed political unity. Feudal system brought peace and security in European society. Social and economic life continued without any hindrance. Powers were decentralized. They were divided between the king and the feudal lords. It was because of this politics that the parliament was established in England. Feudal society also proved a course. It gave birth to new classes in the society. Difference
across among men and classes. So political unity could not be established in this period. A common man faced a lot of difficulties. Powerful feudal lords fought with each other for their respective self-interests, and the king was a silent spectator. सामंती व्यवस्था के आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी। गांव की कृषि भूमि मेनर कहलाती थी। मेनर में एक चारागाह होती थी जहां पर पशु चराए जाते थे। प्रत्येक मेनर में कारखानों की भी व्यवस्था थी जो मेनर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उद्यम और व्यक्तिगत पहल का सर्वथा अभाव था। नए तौर तरीकों की खोज को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। सामंतवाद के कारण राजा की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया और शक्तियां राजा और सामंतों के बीच बंट गईं। राजा का साधारण जनता से कोई संबंध नहीं था। सामंत जनता के कल्याण की कोई चिंता नहीं करते थे। वे आपसी युद्धों में उलझे रहते थे, जिसके कारण राजनीतिक एकता नष्ट हो गई। सामंतवादी व्यवस्था के कारण यूरोपीय समाज में शांति और सुरक्षा का समावेश हुआ। सामाजिक और आर्थिक जनजीवन बिना किसी बाधा की चलता रहा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। इनका विभाजन राजा और सामंतों के बीच हुआ। इस राजनीति के कारण ही इंग्लैंड में संसद की स्थापना हुई। सामंती व्यवस्था अभिशाप भी सिद्ध हुई। इससे समाज में नए वर्गों का उदय हुआ। मनुष्य और वर्ग में भेद समझा जाने लगा। इस प्रकार इस काल में राजनीतिक एकता की स्थापना न हो सकी। साधारण मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली सामंतों ने अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और राजा मूक दर्शक बना रहा। In the medieval age, importance of towns increased a lot due to progress in commerce and trade. Towns were free from feudal control. There were no restriction on the movement of town people. Towns developed due to this freedom of townspeople. People inhabiting towns began to earn a lot of money with trade and became very rich. Development of different crafts also helped in the development of towns. Gradually, traders and craftsmen living in these towns formed their guilds. These guilds took care of interest of their members. In towns, the guild of craftsmen was very rigid. A new craftsman was not made a member until he learned work from a competent craftsman and become skilled. मध्य युग में वाणिज्य व्यापार की उन्नति के कारण नगरों का महत्व काफ़ी बढ़ गया। अतः बहुत से व्यापारी नगरों में बस गए। नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। नगरों में रहने वाले लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। नगरों की इस स्वतंत्रता के कारण भी नगरों का विकास हुआ। नगर में रहने वाले लोग व्यापार से काफ़ी धन कमाने लगे और वे काफ़ी धनवान हो गए। नगरों में धन की अधिकता के कारण भी नगरों के विकास में बड़ी सहायता मिली। मध्य युग में वाणिज्य व्यापार की उन्नति, धन में वृद्धि और सामंती जीवन से मुक्ति के कारण नगरों के विकास ने विभिन्न शिल्पों के विकास
और उसके उदय में सहायता पहुंचाई। इन नगरों में रहने वाले व्यापारियों तथा शिल्पियों ने धीरे धीरे अपने संघ बना लिए। ये संघ अपने अपने संगठन के सदस्यों के हितों का पूरा ध्यान रखते थे। नगरों में शिल्पियों का संगठन बहुत महत्वपूर्ण था और इनमें नियम भी काफी कठोर थे। किसी नए शिल्पी को तब तक संगठन में शामिल नहीं किया जाता था जब तक कि वह किसी योग्य शिल्पी से काम सीखकर उसमें पूरी तरह से निपुण न हो जाए।